हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर फ्रिंज विड्थ पढ़े थे। ठीक है, लीनियर फ्रिंज विड्थ पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, और आज बहुत ढेर सारा एनालिसिस है आपके लिए, तो ध्यान से देखिए, पूरा क्लास अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे थे, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देखिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये जो है कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। ये जो होगा, देखिए आप क्या पढ़े थे, ये हमारा ब्राइट था, ये हमारा डार्क है, ये हमारा ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। ठीक है ना, ये फिर हमारा डार्क है। तो ये दोनों के बीच, दोनों ब्राइट के बीच या दोनों डार्क के बीच, कंजिक्यूटिव ब्राइट या कंजिक्यूटिव डार्क, क्रमागत ब्राइट, क्रमागत दीप्त या क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच जो रेखीय सेपरेशन था, उसको हम लोग बोले थे लीनियर फ्रिंज विड्थ। और इसके बीच एंगुलर सेपरेशन जो होगा थीटा, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच जो एंगुलर सेपरेशन होगा ना, कोणीय पृथक्करण। जैसे देखिए, ये ब्राइट और ये ब्राइट, दोनों के बीच ये एंगुलर सेपरेशन थीटा है, तो इस थीटा को हम लोग कहेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। समझ गए मेरी बात? समझे? फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई या कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, समझ गए? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, समझ गए? तो इसको जो है हम लोग कैसे लिखेंगे? द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, द एंगुलर सेपरेशन, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट, टू कंजिक्यूटिव ब्राइट और टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, टू कंजिक्यूटिव, हेलो बच्चों ध्यान से देखिएगा, टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, समझ गए? दो क्रमागत, देखिएगा, लिखिएगा, दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज के बीच कोणीय पृथक्करण को, कोणीय पृथक्करण को फ्रिंज का कोणीय चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज का क्या? कोणीय चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, फ्रिंज का कोणीय चौड़ाई कहते हैं। समझ गए बातों को क्या? और इसको हम लोग डिनोट कर देंगे थीटा से। क्या चीज़ से डिनोट करेंगे? थीटा से। ये बहुत अच्छा डिस्कशन है, इसको देखिएगा। लीनियर फ्रिंज विड्थ हम आपके लिए निकाल दिए थे, अब एंगुलर देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिएगा, तब आज एनालिसिस देखते हैं। आज आपके लिए एनालिसिस, बहुत सारा एनालिसिस है। हेलो बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो है यहाँ पे देखिए, ये आपका ब्राइट है, ये आपका डार्क है, ये आपका ब्राइट है, समझ गए? तो ये जो ब्राइट डार्क है, ये आपका ब्राइट हो गया, ये आपका ब्राइट हो गया। इसके बीच जो एंगुलर सेपरेशन होगा, ठीक है, ये एंगुलर सेपरेशन थीटा जो होगा, इस थीटा को हम लोग कह देंगे, क्या कहेंगे बोलिए? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये देखिए, ब्राइट है, ये डार्क है, इसके बीच जो फ्रिंज लीनियर फ्रिंज क्या हुआ था,
W लिखे थे, और ये जो बीच का डिस्टेंस था स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D था। क्लियर है ना? तो ये जो आपका है, यहाँ पे स्लिट था S1, यहाँ पे स्लिट था क्या S2। अब यहाँ पे थीटा को हम लोग नियर अबाउट क्या लिख देंगे, टेन थीटा, और टेन थीटा को लगभग लिखेंगे छोटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, फ्रिंज विड्थ ओमेगा, W लिखिएगा या नहीं तो बीटा लिखिएगा, जो भी लिखना चाहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, W बाय D हो जाएगा। तो W कल हम लोग लिखे थे लेमडा कैपिटल D बाय स्मॉल d बाय कैपिटल D, कैपिटल D का कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू लेमडा बाय स्मॉल d हो जाएगा। ये जो आपका हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया लेमडा बाय स्मॉल d। लेमडा बाय स्मॉल d आपका क्या हो गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और आज का एनालिसिस बहुत ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी लगेगा। और बहुत सारा इस एनालिसिस से क्या होगा, बहुत सारा कंपटीशन का जो ऑब्जेक्टिव पूछता है खास करके नीट में, और जितना भी ऑब्जेक्टिव या बोर्ड्स में जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है वो सब बहुत अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। एनालिसिस बहुत ध्यान से देखिएगा, वो बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा आसान से, समझ गए, और कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए एनालिसिस पे जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा बात यह है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। अब क्या करिए, ये जो एंटायर एपरेटस है जो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए हैं, तो हम सबको क्या करते हैं एनालिसिस में, क्या देखिएगा, सबसे पहला एनालिसिस, फर्स्ट एनालिसिस देखिए, ये बहुत मज़ेदार है। सारा एपरेटस को, एंटायर एपरेटस को, जो स्लिट लिए हैं, जो पर्दा है, सारा को वाटर में डुबा देते हैं, तब हमारा क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहला लिखते हैं एनालिसिस में इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे लिखते हैं इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। व्हेन एंटायर एपरेटस is dipped into water, entire apparatus is dipped into water लिखिएगा, ठीक है, dipped into water मतलब पूर्ण उपकरण को, द्विरेखा छिद्र प्रयोग के लिए जो उपयोग किया गया सारा उपकरण को जल में डुबा देने पर फ्रिंज के चौड़ाई पर प्रभाव, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं उपकरण को जल में डुबा देने पर, जल में डुबा देने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर प्रभाव। देखिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई पर प्रभाव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ व्हेन एंटायर एपरेटस इज डिप्ड इनटू वाटर, उपकरण को जल में डुबा देने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या लिखेंगे, प्रभाव लिखिए आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे उपकरण को जल में डुबा देने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर प्रभाव, इसको देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए इन एयर में देखिएगा, आपको बीटा या W भी लिख सकते हैं, लेमडा A इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये इक्वेशन 1 हुआ। जैसे कि देखिए ये आपका स्लिट है, ये आपका स्लिट है, ये स्लिट S1 है और ये स्लिट आपका क्या है, S2 है। और ये पूरा कंप्लीट एपरेटस को, ये आपका स्क्रीन है, ठीक है,
ये स्लिट S1 है, इसको आप क्या करिए वाटर में डुबा दीजिए, वाटर में डाल दीजिए, ठीक है, वाटर में डाल दीजिएगा। जैसे ही वाटर में डालिएगा तो क्या चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा ये आपको O है, ये आपको C है, वेवलेंथ पे असर पड़ेगा, यहाँ पे ये इंटरफेयर करेगा और ये आपको फ्रिंज विड्थ है। बीटा से डिनोट करिए या W से, जो भी डिनोट करना करिएगा। अब इन वाटर देखिए, वाटर में जैसे ही डालेंगे ये फ्रिंज विड्थ बीटा W इक्वल टू लेमडा W इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। अब क्या करिए, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए, बीटा W बाय बीटा A, ये लेमडा W इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, अब बाय लेमडा A इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये कैपिटल D या स्मॉल d कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, बीटा W बाय बीटा A इक्वल टू लेमडा W बाई लेमडा A, ठीक है। एयर में देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई लेमडा A अब बाई लेमडा W, ऐसे देखिए, फिर तो ये ऊपर ही चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहना चाहते हैं हम, ये लेमडा W नीचे आएगा तो 1 बाय लेमडा A बाय लेमडा W हो जाएगा। अब याद है म्यू WA बराबर क्या लिखे थे, C बाय VW या लेमडा A बाय लेमडा W। ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बिगनिंग में ही पढ़े थे, म्यू बराबर C बाय V। अब जिस मीडियम का रहेगा, वाटर मीडियम का रहेगा तो यहाँ पे वाटर देंगे, या वेवलेंथ के टर्म में लेंगे तो लेमडा A, एयर में वेवलेंथ है, बट क्या चीज़ में वेवलेंथ, वाटर में वेवलेंथ हो जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि लेमडा A बाय लेमडा W को म्यू WA लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, म्यू WA लिख देंगे। इसको इतना तो नोट करिए, पहले इसको लिखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखना है हमको, बीटा W बाय बीटा A इक्वल टू 1 बाय म्यू WA हो जाएगा। तो बीटा W इक्वल टू बीटा A बाय म्यू WA, समझ गए। ये हो गया, क्या हो गया बोलिए, बीटा A बाय म्यू WA। मीन्स ये फ्रिंज विड्थ घट जाएगा क्योंकि म्यू से डिवाइड हो जाएगा, म्यू से जैसे ही डिवाइड होगा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, घट गया, समझ गए। फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिखेगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा वाटर में, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन वाटर, ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन वाटर। सारा एनालिसिस को आज ध्यान से देखिएगा। तो वाटर में देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा W इक्वल टू थीटा A बाय म्यू WA हो जाएगा, समझ गए। और फिर दे देगा लिक्विड में, कोई भी लिक्विड में दे देगा, ठीक है। ये तो वाटर में हम किए, तो वाटर के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, लिक्विड का लिख दीजिएगा। तो इन लिक्विड कोई भी द्रव में दे देगा, ठीक है, द्रव में दे देगा। तब यहाँ पे क्या करिएगा, लिक्विड में बीटा L इक्वल टू बीटा A बाय म्यू L, यहाँ पे क्या A हो जाएगा, और थीटा L बराबर थीटा A बाय म्यू L A हो जाएगा, समझ गए। ये लीनियर फ्रिंज विड्थ हो गया, ये आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया, क्या चीज़ में, ये लिक्विड में हो गया। क्लियर है ना, इसको नोट करिए, NCERT में न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, फास्ट करिएगा। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है आपका यहाँ पे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है 0.2 डिग्री, 10.7 है एक क्वेश्चन।
देखिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं एनालिसिस में, तो फिर ये फर्स्ट एनालिसिस हुआ, उसके बाद सेकेंड करते हैं, थर्ड फोर्थ करते जाएंगे। पहले देखते चलिए आराम से। हाँ देखिएगा क्या है, 10.7 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.7 है। एयर में आपको दिया हुआ एंगुलर फ्रिंज विड्थ 1.2 डिग्री दिया हुआ, क्लियर है। और इसको कह रहा है कि हम डाल देंगे वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं 4/3 होता है, तो कह रहा है वाटर में निकालने के लिए, तो थीटा डब्ल्यू इक्वल टू थीटा ए, अब बाई क्या लिखिएगा, म्यू डब्ल्यू ए, तो थीटा ए कितना है 1.2, अब बाय 4/3, तो 1.2 इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा 4, तो ये नीचे 10 चला जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9/10 मीन्स 0.9 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टेन 10.4 है, 10.4 है। देखिए 10.4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 10.4 है, और पेज नंबर यदि लिखना चाहेंगे तो 383 अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी, ठीक है। एवरीवन बार बार कह रहे हैं अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, पेज नंबर 383 है, क्वेश्चन नंबर 10.4 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.288, स्मॉल डी दिया हुआ है 0.28 mm, मिलीमीटर में है, तो 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर, ये स्मॉल डी हो गया। एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड, स्क्रीन का डिस्टेंस हम आपको फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, ये आपका स्क्रीन है, कैपिटल डी है आपका 1.4 मीटर, ठीक है ना, कैपिटल डी 1.4 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड द फोर्थ फ्रिंज, देखिए मेरी बात समझिए, सेंट्रल ब्राइट ये सेंट्रल ब्राइट और ये फोर्थ ब्राइट, ये तो Y0 हो गया, और ये जो फोर्थ ब्राइट ये क्या कह रहा है, फोर्थ ब्राइट कह रहा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये हमारा फोर्थ ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट है, तो फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस क्या होगा Y4, याद है Y4, ठीक है ना। ये जो होगा फोर्थ ब्राइट Y4 है, ये सेंट्रल Y0, और उनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ मांग रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, हेलो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वेवलेंथ मांग रहा है। आप खुद से भी कर सकते हैं, देखिएगा आप कैसे करेंगे। ये Y4 है, ये जो है ना, ये Y4 है, ये Y0 है, सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट, तो Y0 आपको सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस 0 और Y4 दिए थे 4 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, मीन्स डिस्टेंस कितना है Y4 माइनस Y0, ये बीच का सेपरेशन 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर है। तो इसको लिख सकते हैं ना, Y4 को क्या लिखेगा, 4 कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसको 0 लिखिएगा, इसको 1.2 इंटू 10⁻² लिखिएगा, 1.2 इंटू 10⁻² लिखेंगे। हेलो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब लैम्डा निकालना है, कैपिटल डी दिया हुआ 1.4, स्मॉल डी दिया हुआ है, तो लैम्डा नहीं निकलेगा। देखिए 4 लैम्डा, कैपिटल डी दिया हुआ 1.4,
और स्मॉल डी दिया हुआ 0.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू देंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। समझे? ये जाएगा 2 जीरो ऊपर, ये नीचे 1 जीरो। ठीक है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, नीचे 1 जीरो आएगा। तो ये 4 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए एक नीचे में जीरो है, ये कितना हो गया 2 लेमडा इंटू 100 अब बाय 10 टू द पावर माइनस 2, ये भी ऊपर जाएगा इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से लेमडा निकल जाएगा आपका। समझे क्या? ये हम क्या किए, देखिए ये सेंट्रल ब्राइट और कह रहा फोर्थ ब्राइट के बीच डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर है। तो फोर्थ ब्राइट क्या निकाले थे याद है? पीछे कॉपी में देखिएगा, y0, y1, y2, y3, y4 निकाले थे ना। y0 जीरो था, y का एक्सप्रेशन क्या था? n लेमडा कैपिटल d बाई स्मॉल डी। n के जगह 4 रखिएगा तो ये 4 कितना निकल जाएगा? 4 लेमडा कैपिटल d बाई स्मॉल डी, ये y4 निकल गया। तो y4 माइनस y0 बराबर 1.2 सेंटीमीटर। तो y सेंट्रल है, y0 जीरो होता है, n बराबर 0 रखेंगे तो y0 जीरो हो जाएगा। और y4 का वैल्यू 4 लेमडा d बाई स्मॉल डी, सब का वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रहा एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हेलो, ध्यान से करिएगा। और सभी क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे हम लोग। अब जो है, अब यहाँ पे दूसरा एनालिसिस देखिएगा, सेकेंड थर्ड इस तरह से देखते जाइएगा। सेकेंड एनालिसिस क्या होगा कि स्लिट, और देखिए हम लिख देते हैं तब आपको बताते हैं। सेकेंड एनालिसिस, एनालिसिस 2, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन slit and screen is doubled and the separation between the slits is half, ठीक है। मतलब क्या लिखिएगा? स्लिट तथा पर्दे की दूरी दोगुनी हो जाने पर, स्लिट तथा पर्दे की दूरी दोगुनी तथा छिद्रों के बीच का पृथक्कन आधी हो जाने पर, ठीक है, आधी हो जाने पर, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा बराबर लेमडा, समझ गए? पहले देखिए बीटा 1 बराबर लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब बीटा 2 जो निकालिएगा तो जस्ट डबल हो जाएगा। ये कह रहा कि ये 2d हो जाएगा और ये d बाई 2 हो जाएगा। ये सेपरेशन हाफ हो गया, किसका? स्लिट्स का सेपरेशन, दोनों S1 और S2 का हाफ हो गया और स्क्रीन का डिस्टेंस डबल हो गया। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी को बीटा 1 कह देंगे तो बीटा 2 इक्वल टू यहाँ पे 4 बीटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड एनालिसिस हो गया। ये पूछा हुआ है, इसको लिख लीजिए, फर्स्ट लिखिएगा। अब देखिएगा थर्ड एनालिसिस। देखिए
अब क्या करेंगे, दो स्लिट्स होता है S1 और S2। अब किसी एक स्लिट को ढक दीजिएगा, एक स्लिट को ढक देंगे तब क्या होगा। अब थर्ड एनालिसिस देखेंगे हम लोग। When one of the slit is covered up, थर्ड देखिए, when one of the slit is covered up, देखिएगा ठीक है ना। ये एनालिसिस करा करके कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। एक हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन, फिर है पोलराइजेशन, फिर रिजॉल्विंग पावर है, 3 टॉपिक और बचा है। लेकिन हम पहले इस पर जितना भी न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है वो सारा करेंगे, लेकिन पहले हम एनालिसिस पार्ट कर देते हैं सो दैट न्यूमेरिकल्स करने के क्रम में हम लोग रुके ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग फिर से आप बात कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पढ़े, फ्रिंज विड्थ पढ़े, ठीक है ना, कोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, ठीक है ना, ये सब सारा चीज़ को डिस्कस किए हैं। अब जो है अब न्यूमेरिकल पार्ट आया है, तो न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकता है वो चीज़ एनालिसिस में देख लेते हैं। तब 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब फंसिएगा नहीं और आराम से बनाते चलेंगे हम लोग। व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड अप, किसी एक छिद्र को बंद कर देने पर, देखिए किसी एक छिद्र को बंद कर देने पर, बंद कर देने पर, देखिए आप यहाँ पे ये S1 है, ठीक है ना, ये S1 है, ये आपका क्या है S2 है, ठीक है, S1 है, S2 है। और क्या करिए, इसको कवर्ड कर दीजिए। ये किसी भी जिस स्लिट को कवर करना है उसको आप कवर कर दीजिए। जैसे ही कवर करिएगा, इसको बंद कर दीजिएगा, ढक दीजिएगा, जो फ्रिंज था यहाँ पे कौन, ब्राइट और डार्क, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर होगा, जब तक 2 सोर्स नहीं रहेगा तब तक इंटरफ्रेंस होगा नहीं, और जब इंटरफ्रेंस होगा नहीं तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होगा ही नहीं। अरे कंस्ट्रक्टिव होगा तभी तो ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव होगा तभी तो डार्क। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब तक कि 2 सोर्स से, 2 कोहेरेंट सोर्स से वेव का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो एक को तो हम कवर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा बोलिए, द फ्रिंज विल डिसअपियर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फ्रिंज विल डिसअपियर, ठीक है, फ्रिंज जो है आपका डिसअपियर हो जाएगा। मेरी बात समझे, द फ्रिंज विल डिसअपियर, फ्रिंज डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स फ्रिंज खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड एनालिसिस, यहाँ पे फोर्थ देखिएगा, फोर्थ भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स दिए थे उसको हम वाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे। पहले इस थर्ड को लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा थर्ड एनालिसिस को, तब हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा एनालिसिस है फोर्थ नंबर। ये बार बार पूछा, जितना भी एनालिसिस करते हैं ना, इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ और बार बार पूछा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं इसको कवर कर लीजिए, तब जितना न्यूमेरिकल्स होगा सारे न्यूमेरिकल्स को करा देंगे, जितना सेट है न्यूमेरिकल्स का। अब देखिए फोर्थ में क्या है, ये भी बहुत अच्छा डिस्कशन है। आप एक बात बताए थे, साबुन का बुलबुला देखिएगा, झाग जो होता है वो कलर्ड दिखता है। क्यों दिखता है, इंटरफेरेंस के कारण। वो सभी लिखवा देते हैं। चलिए पहले 1 बाय 1 करते हैं, क्यों आगे बढ़ेंगे, देखिए ना 1 बाय 1 करते हैं। व्हेन मोनोक्रोमेटिक सोर्स S is replaced by white light, देखिएगा, जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत S की जगह पर श्वेत प्रकाश को उपयोग किया जाए, जब एक वर्णी प्रकाश का स्रोत S के जगह पर, जब एक वर्णी प्रकाश का स्रोत
एस को श्वेत प्रकाश से रिप्लेस कर दिया जाए, वो श्वेत प्रकाश से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, हम फिगर बना करके आपको दिखाते हैं क्या होगा। बहुत अच्छा डिस्कशन है, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है बच्चियों, देखिएगा अच्छा भी लगेगा आपको। आप अच्छे लोग हैं, अच्छे से समझिए, देखिएगा। यहाँ पे सोर्स S1 है, हेलो देखिए, यहाँ पे सोर्स S1 है, यहाँ पे सोर्स आपका S2 है। ये जो है सोर्स S1, ये सोर्स S2 है। अब यहाँ पे आप सोर्स क्या लिए थे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिए थे S, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स S लिए थे, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स S है। अब इसको वाइट लाइट, हम यहाँ मोनोक्रोमेटिक में मतलब क्या, सिंगल वेवलेंथ होगा। जैसे ही वाइट लाइट दिए, यहाँ पे जैसे ही वाइट लाइट दिए, श्वेत प्रकाश देंगे, वाइट लाइट श्वेत प्रकाश देंगे, समझ गए। जैसे ही वाइट लाइट देंगे, श्वेत प्रकाश देंगे, तब क्या हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही दीजिएगा ना, तो यहाँ पे जो है ये जो सेंट्रल वाइट बन जाएगा, सुनिए, ये सेंट्रल वाइट बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट जो होगा श्वेत हो जाएगा, और दोनों साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल वाइट, कलर्ड फ्रिंजेज ऑब्टेन्ड होगा, कलर्ड। क्योंकि देखिए हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही वाइट लीजिएगा ना, वाइट सोर्स, यहाँ पे वाइट लाइट का सोर्स, तो इसमें सातों कलर है, ठीक है ना। इसमें कौन सा कलर है, सातों कलर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर भी कलर्ड होगा, इधर भी कलर्ड होगा, विबज्योर। तो देखिए विबज्योर, अब क्या होगा, आपका सबसे नज़दीक में जो सेंट्रल वाइट के नज़दीक में जो होगा वायलेट होगा, इंडिगो। ये वायलेट इंडिगो क्या होता, ओवरलैप्ड हो जाता, क्योंकि वाइट का जो बनेगा थोड़ा सा मोटा बनेगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा स्पेस लेगा ना, वाइट जो बनेगा स्पेस लेगा ना, तो ये वायलेट और इंडिगो उसमें अंदर में समा जाता है, ओवरलैप कर जाता है, तो ये आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। बनेगा ये भी वायलेट और इंडिगो, ये भी बनेगा, लेकिन आपको दिखाई देगा कहाँ से, ब्लू से, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड बनेगा, वायलेट और इंडिगो, लेकिन व्हाइट के नीचे में वो दबा जाएगा, व्हाइट इसको ऊपर में ओवरलैप कर जाएगा। आप देखिएगा एनसीईआरटी में ये चीज़ पूरा क्लियर करके हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए थे लास्ट ईयर में कि सर वायलेट और इंडिगो कहाँ चला जाता है। यदि आप बहुत बारीकी से देखिएगा तब वायलेट और इंडिगो भी रहता है, लेकिन क्लियर दिखेगा ब्लू से, क्योंकि वायलेट और इंडिगो का वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, बहुत कम वेवलेंथ है, इस वजह से वो नीचे में रहता है। तो मीन्स यहाँ पे ये जो फ्रिंजेज ऑब्टेन्ड होगा वो कलर्ड होगा, ये कलर्ड फ्रिंजेज हो जाएगा, इस साइड भी और आपको इस साइड भी, ये कलर्ड फ्रिंजेज हो जाएगा। और बीच में क्या होगा, सेंट्रल वाइट होगा, और क्या क्या कलर होगा, सबसे यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा और रेड हो जाएगा। इधर भी आपको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड दिखेगा, ठीक है ना। वायलेट और इंडिगो भी बनेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं, वो ये वाइट के अंदर में दब जाएगा, ठीक है ना, कम वेवलेंथ की वजह से। तो मीन्स क्या दिए, जब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स S को वाइट लाइट से रिप्लेस किए, द सेंट्रल fringes is white and on both side of the central fringes the fringes are colored, ठीक है ना। मीन्स दोनों साइड में, सेंट्रल वाइट के दोनों साइड में कलर्ड फ्रिंज बनेगा। क्लियर हुआ। इस फिगर को ड्रॉ करिए, तब हम इसको लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, ठीक है। आराम से ड्रॉ करिए।
हाँ, इसका कंक्लूजन देखिएगा। देखिए इसका कंक्लूजन क्या लिखेगा। देखिए व्हेन, कंक्लूजन में देखिएगा, व्हेन सोर्स S is replaced by white light, ठीक है, कॉमा, द सेंट्रल फ्रिंज इज white, the central fringe is white while the fringes on both side of central white are colored, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, कलर्ड लिखिएगा। स्रोत S को श्वेत प्रकाश से रिप्लेस कर देने पर केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होता है तथा केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर कलर्ड फ्रिंज प्राप्त होता है, कलर्ड फ्रिंज प्राप्त होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे 4th नंबर का एनालिसिस देखिए, 1 2 3। अब देखिए 4th नंबर का एनालिसिस, ये अच्छा लगेगा। एक एनालिसिस बहुत बढ़िया है, सारा देख लेंगे ना सही से तो एक न्यूमेरिकल और एक ऑब्जेक्टिव आप अच्छा से बना लेंगे। व्हेन सोर्स S इज, 4th नंबर में, व्हेन सोर्स S is moved towards or away from the slits। देखिए स्रोत S को छिद्र की ओर या छिद्र से दूर ले जाने पर, ठीक है, छिद्र से दूर ले जाने पर, देखिएगा जरा सा, बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपका स्लिट है S1, ये आपका स्लिट है S2, ठीक है, ये सोर्स S है। अब इसको इधर ले जाएं चाहे इधर ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा जरा सा। तो लैम्डा तो चेंज नहीं होगा, लैम्डा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए। कैपिटल D में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसको ना इधर उधर ले जा रहे हैं, और स्मॉल d में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है बच्चे। तो देखिए बीटा में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, बीटा में भी
कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, एक बात क्या होगा, इसको जब नज़दीक ले जाएंगे तो फ्रिंज का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा, और इसको दूर ले जाएंगे तो फ्रिंज का इंटेंसिटी घटेगा। लेकिन फ्रिंज के चौड़ाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो चेंज नो इफेक्ट, समझ गए? अनचेंज्ड, कोई भी चेंज नहीं होगा। आप फिगर ड्रॉ करके इतना लिखिए, तब इसमें 3 पॉइंट हम लिखवाते हैं। 4 नंबर के एनालिसिस में 3 पॉइंट्स लिखवाते हैं। क्या क्या? फ्रिंज की चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नज़दीक ले जाएंगे तो फ्रिंज का इंटेंसिटी बढ़ेगा, जब दूर ले जाएंगे तो फ्रिंज का इंटेंसिटी घटेगा। क्योंकि ये जितना पास जाएगा ना तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन फ्रिंज के चौड़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चों, इसको ध्यान से लिखिएगा, प्लीज़ लिखिए। ठीक, अब देखिए इसमें जो कंक्लूजन लिखेंगे वो कंक्लूजन देखिएगा बच्चों। कंक्लूजन में यहाँ पे फर्स्ट में लिखेगा व्हेन अ सोर्स S इज मूव्ड टुवर्ड्स और away from the slits there is no change on the, there is no effect, no change in the fringe width, change in the fringe width। ठीक है, फ्रिंज विड्थ मीन्स स्रोत S को छिद्र की ओर या छिद्र से दूर ले जाने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्रोत S को छिद्र की ओर या छिद्र से दूर ले जाने पर ठीक है ना, फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एक डिस्कशन ये हो गया। सेकंड, इसका सेकंड कंक्लूजन देखिए, व्हेन सोर्स S is moved towards the slit, comma, the intensity of bright fringes increases. The intensity of bright fringe will increase। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज विल इंक्रीज। स्रोत S को छिद्र की ओर ले जाने पर दीप्त फ्रिंज की तीव्रता बढ़ती है। दीप्त फ्रिंज की तीव्रता बढ़ती है। समझ गए? एक पॉइंट ये हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिएगा नेक्स्ट वन ये हो गया थर्ड। अब अवे दूर ले जाने पर तीव्रता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट यहीं पे हम दे देते हैं, इसको लिख लिया ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिखेगा, व्हेन सोर्स इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, अवे फ्रॉम द स्लिट द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल डिक्रीज। ठीक है ना, स्रोत S को छिद्र से दूर ले जाने पर दीप्त फ्रिंज की तीव्रता घटती है।
घटती है। समझ गए? ये पॉइंट लिख लिए। क्लियर है? अरे समझे? अब देखिए, द सोप बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट। देखिए, जो साबुन का बुलबुला होता है, झाग होता है, जो वो सरफेस पर जैसे सर्फ डाल करके उसको ये करिए, वो कलर्ड दिखता है, ठीक है ना, बुलबुला। वो क्यों दिखता है? वाइट लाइट का इंटरफेरेंस होने के कारण दिखता है। वो 5वां पॉइंट में लिख लीजिएगा। अब फिफ्थ पॉइंट आपका देखिए यहाँ पे क्या है। द सोप बबल appears colored, ठीक है ना। appears क्या लिखेगा? कलर, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट इंटरफेरेंस ऑफ क्या? वाइट लाइट, ठीक है। श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला कलर्ड दिखता है, ठीक है ना, रंगीन दिखता है। लिखिएगा, श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला, ठीक है ना, रंगीन दिखता है, रंगीन प्रतीत होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट 6 नंबर का एनालिसिस आप क्या लिखिएगा, जल्दी से इसको लिखिए। अब जो है 6 नंबर का एनालिसिस हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, ये वाला जो डिस्कशन है, ये नेक्स्ट 6 नंबर का डिस्कशन देखिए, ये बहुत अच्छा डिस्कशन, ठीक है। इसको पहले हम समझाते हैं, तब जो है आप लिखेंगे। when the source S is widened, कल जो है ना एक क्लास और देंगे ना, ये पूरा कंप्लीट ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। when the source S is widened, मतलब सोर्स S को चौड़ा करने पर, स्रोत S को देखिएगा, इसका डिस्कशन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा है। या स्रोत S की चौड़ाई बढ़ाने पर, स्रोत S की चौड़ाई बढ़ाने पर, ठीक है। चौड़ाई जब बढ़ाइएगा तो देखिएगा क्या क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्लिट S1 है, ठीक है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। ये जो सोर्स आपका S है, ये जो सोर्स आपका S है, ठीक है, इसकी चौड़ाई जब बढ़ाएंगे तो देखिएगा ज़रा सा, इसको समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। इसकी जब चौड़ाई बढ़ाते जाइएगा तो इसमें बहुत सारा नैरो सोर्स हो जाएगा, पतला पतला सोर्स बहुत सारा होगा और सारा एक दूसरे के क्लोज होगा। देखिए, पहले सोर्स S जो था नैरो सोर्स था, याद है? वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट लिख रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो हम बताए थे S एक नैरो सोर्स है, बहुत पतला सोर्स है, इसकी चौड़ाई बहुत mm में था, 0.5 mm में या 0.1 mm में। और जब इसको हम चौड़ा करेंगे, उसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे, तो छोटा छोटा सोर्स बहुत सारा उसमें हो जाएगा। तो छोटा छोटा बहुत सारा सोर्स हो जाएगा, तो सबके कारण इंटरफेरेंस होने लगेगा स्क्रीन पे, और सब एक दूसरे से ओवरलैप होगा। जैसे ही ओवरलैप होगा, ठीक है ना, तो फ्रिंजेज डिसअपीयर होने लगेगा, ये स्क्रीन पर ओवरलैपिंग होने लगेगा और फ्रिंज जो है डिसअपीयर हो जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे, फ्रिंज जो है ग्रेजुअली डिसअपीयर होता चला जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, जैसे S का चौड़ाई जब बढ़ाएंगे तो ये इसमें बहुत सारा छोटा छोटा सोर्स हो जाएगा,
चौड़ाई बढ़ाते जाइएगा तो बहुत सारा नैरो सोर्स हो जाएगा, ठीक। जैसे ही बहुत सारा नैरो सोर्स हो जाएगा तो सबके कारण वहाँ पे इंटरफेरेंस होने लगेगा, और क्या होगा इसका रिजल्ट कि सारा फ्रिंज जो वहाँ पे हो रहा है एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। जैसे ही ओवरलैप करेगा तो ग्रेजुअली फ्रिंजेज डिसअपियर होने लगेगा, खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसको चौड़ा करते जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब व्हेन सोर्स एस इज वाइडेंड इट इज इक्विवेलेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्स, समझ गए, लाइंग क्लोज टू ईच अदर, इट वुड रिजल्ट इन ओवरलैपिंग ऑफ इंटरफेरेंस एंड द फ्रिंजेज ग्रेजुअली डिसअपियर। समझ गए बातों को? क्या इसका जब लिखेंगे तो व्हेन, देखिए, व्हेन सोर्स एस इज वाइडेंड चौड़ा करते जाएंगे, वाइडेंड, देन इट इज इक्विवेलेंट, हेलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू ए large number of narrow source lying close to each other, narrow source lying close to each other, ठीक है, close to each other, lying close to each other, it would result in overlapping of interference hence the fringes will gradually disappear, will gradually disappear, ठीक है, द फ्रिंजेज विल ग्रेजुअली डिसअपियर। मेरी बात समझे कि नहीं? क्या समझे? सोर्स जैसे जैसे चौड़ा करते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ओवरलैपिंग बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे फ्रिंज डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यानी वहाँ पे फ्रिंज ऑब्टेन करने के लिए सोर्स एस को नैरो होना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? इसको हिंदी में नोट कर देते हैं। सोर्स स्रोत एस की चौड़ाई बढ़ाने पर स्रोत एस की चौड़ाई बढ़ाने पर यह लार्ज नंबर ऑफ इसमें बढ़ाने पर इसमें नैरो सोर्स की संख्या बढ़ जाएगी, नैरो सोर्स की संख्या बढ़ जाएगी और नैरो संख्या की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण व्यतिकरण का ओवरलैपिंग होने लगेगा। अतः फ्रिंज धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, फ्रिंज धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे उसका चौड़ाई बढ़ाते जाइएगा ना, वैसे वैसे आपको दिखेगा कि स्क्रीन पर वो जो फ्रिंज है
वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है ना। एक बार नहीं होगा, तुरंत नहीं हो जाएगा, जैसे 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 बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे छोटा करते जाइएगा तो देखिएगा सारा फ्रिंज आपको प्राप्त हो जाएगा। फ्रिंज की चौड़ाई सोर्स एस की चौड़ाई घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए, देखिएगा फिर बहुत अच्छा आपको वाइट और ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क प्राप्त हो जाएगा स्क्रीन पे। समझ गए? ये 6 एनालिसिस हो गया और 2-3 बचा हुआ है जो कि हम सोचते हैं कि कल कंप्लीट कर दे, ठीक है। 2 दिन का स्लैब दीजिए, 2 दिन में ना आपको एनालिसिस और कंप्लीट, कल जो आपके लिए ले करके आएंगे बहुत ढेर सारा न्यूमेरिकल्स होगा और एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस बच गया है, ठीक है ना, जो कि कल डिस्कस करेंगे। इसको इतना आप फिनिश करके रखिएगा, तब नेक्स्ट क्लास में समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और बार बार कहते हैं रिवीजन करते रहिए घर में। अब तो खुल भी जाएगा, अब आप ऑफलाइन में आएंगे, ठीक है ना। जब ऑफलाइन में आएंगे तब फिर हम एक बार इसको रिवीजन करा देंगे आपको, है ठीक है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़िए घर में भी, और पढ़ाई पे प्रॉपर टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, तब अच्छी पढ़ाई होगी आपकी, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।